Now, next topic from foreign trade, it is trade policy during the pre-reform period. Okay, या हम इसे कह लें policy of import substitution. So, since independence, our government trade strategy have been of import substitution. ये बात हुई थी हमारी कि इस दौरान हमने क्या किया था, जो हमारा ये रिफॉर्म के पहले का पीरियड था उसमें हम लोगों ने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया। जो चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे उसका सब्स्टिट्यूशन हमने हमारे देश में निकालना शुरू किया ताकि हमें हमारी फॉरेन करेंसीज जो हैं वो बाहर नहीं जाए और हमें बहुत से कम हमें इंपोर्ट करना पड़े। तो इस तरह की स्ट्रेटजी हमारी थी। तो द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट had two main objectives. First of all, to save scare foreign exchange for the import of important goods, and second is to achieve self-reliance in the production of goods like food grains, primary raw materials, etc. Okay, तो इसके 3 phases थे। जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी थी उसके 3 फेसेस थे। तो दिस पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन इंडिया हैड गॉन 3 फेसेस। तो फर्स्ट फेस जो था इन द अर्लियर फेस, मतलब जो सबसे पहले फेस था वो कैसे हमने किया उसको, तो इन द अर्लियर फेस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टुक प्लेस मोस्टली इन फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक production of consumer goods. Okay, and in the second phase our emphasis shifted from the production of consumer goods to domestic production of capital goods. तो फर्स्ट फेज में हमने कंज्यूमर गुड्स जैसे फूड ग्रेन्स वगैरह थे ना, उन पर सेल्फ रियलाइज करने की कोशिश की कि हम लोग इसमें पक्के हो जाएं कि ये जो चीज़ कंज्यूमर गुड्स हैं वो हमारा खुद का हो जाए, हमें उसको इंपोर्ट करना नहीं पड़े। और सेकंड जो फेज़ था उसमें हमने कंज्यूमर गुड्स से हम किधर शिफ्ट हो गए, कैपिटल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गए, ताकि जो हमारा देखो फर्स्ट जो था उसमें हमने क्या किया, एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, खुद ही उगाएंगे खुद ही खाएंगे खुद का। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में इंडस्ट्री पर ध्यान दिया, कैपिटल गुड्स पे हमने स्टील और याद आ रहा है आयरन की फैक्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश की ताकि हम कैपिटल गुड्स खुद मशीनरी और इक्विपमेंट खुद बनाएं ताकि हमें वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़े और हमारा प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़े। तो सेकंड फेज़ हो गया जहाँ हम कंज्यूमर से कैपिटल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गए कि हाँ अब हमें ये भी अपने घर में ही उगाना है, घर का मतलब हमारी कंट्री के अंदर। ओके, इन द थर्ड फेज़ जो हमारा थर्ड फेज़ था उसने क्या किया, दिस वॉज प्लेस्ड ऑन रिड्यूसिंग the dependence on imported technology and thereby encouraging the use of indigenous techniques. अब थर्ड फेज में हमने क्या किया, जो फॉरेन से हम लोग टेक्निक्स अडॉप्ट करते थे वो भी छोड़ दो, वो भी हम हमारे घर में बनाएंगे, है ना। तो उस पर भी हमने डिपेंडेंसी छोड़ दी। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिया क्यों थी? बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, क्वेश्चन आ सकता है आपके 3 मार्क्स का या MCQs में किसी तरह से भी आ सकता है। तो लेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज बाय डेवलपिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स, है ना। इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें किस लिए पड़ी है, ताकि हम लोग दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड रहना छोड़ दें। भाई खुद के घर में होगा तो हम उन पर डिपेंड नहीं रहेंगे ना, वरना क्या होगा, हम जब किसी पर डिपेंड होते हैं तो वो हमसे हमारी अपनी शर्तें मनवाता है ना। तो जब हम किसी पर डिपेंड ही नहीं रहेंगे तो हमें किसी की शर्त माननी भी नहीं पड़ेगी। फिर आपका आ रहा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रिड्यूसेस इंपोर्ट बिल विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब हम इंपोर्ट ही ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पैसा चुकाना भी नहीं पड़ेगा, किसी को फॉरेन करेंसीज़ को देना भी नहीं पड़ेगा किसी को फॉरेन करेंसी अपनी। तो फिर क्या होगा, हमारी जो प्रॉब्लम है फॉरेन एक्सचेंज की वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रमोट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड हैंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्रीज। ऑब्वियसली
जब हम बाहर की चीज़ों को बायकाट करेंगे और घर में अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे तो हम इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करेंगे। तो देखो, एक तो क्या होगा, डिपेंडेंस नहीं रहेंगे, किसी भी फॉरेन कंट्री पर हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे। फिर दूसरा क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तीसरा क्या हुआ है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप हो जाएंगी, है ना। तो उसको डेवलप करने के लिए भी हमको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। फिर एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी तो एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, है ना। तो एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए कितनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है था हमारे एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से। एक डिपेंडेंस ख़त्म हो रही थी, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है अगर हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें तो, तीसरा इंडस्ट्री खुद की घर में डेवलप हो सकती है। तो और जैसे ही इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी और हमारे बेरोजगारी की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों देखेंगे अब, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रेटजी हमने अपनाई है ना अभी कि भाई इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूशन निकाल लो, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, ये तो ज़रूरी है भाई, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे वो देखते हैं हम। As a consequence of the policy, many products that were previously imported began to be manufactured in a country. जो हम पहले इंपोर्ट करते थे अब वो हम क्या कर रहे हैं, खुद के घर में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। Our industrial sector was not confined to textile and jute industries. Growth of engineering goods and a wide range of consumer goods industries came up in a big way. Okay. और second positive impact रहा है, the country was able to save valuable foreign exchange. Obviously foreign exchange बचा लिए हमने इससे और self reliance तो हुई है। Under this policy, the government protected the domestic industries from foreign competition. और इस पॉलिसी के ज़रिए गवर्नमेंट ने हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचा लिया है। हम सेल्फ रिलायंस हुए हैं, इंपोर्ट कम हुए हैं, हमारे इंडस्ट्री ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई है, फॉरेन एक्सचेंज बचा है हमारा और फॉरेन कंट्रीज़ से हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज़ को बचा लिया गया है। अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो बनते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे हैं, तो फर्स्ट इज़ प्रोटेक्शन लीड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट public monopolies. Okay, for example, telecommunication was a public monopoly till 1991. People had to wait for years to get a telephone connection. तो बहुत सारा वेट करना पड़ता था टेलीफोन कनेक्शन के लिए 1990। अब तो बहुत जल्दी मिल जाता है, अब तो 5 मिनट में जाओ आपको सिम मिल जाती। लेकिन पहले हम लोगों के ज़माने में हमें याद है कि हमारे गली में जहाँ मैं रहती थी वहाँ पहला टेलीफोन हमारे घर लगा था और वो भी कितने साल बाद, जब हमने अप्लाई किया उसके 1.5 साल बाद हमें टेलीफोन अलॉट हुआ था। तो इतना टाइम लोगों को वेट करना पड़ता था इसके ज़रिए, है ना, क्योंकि मोनोपोली हो गई थी। जैसे यहाँ की कंट्रीज़ कर रही थी तो वो एक ही हो रही थी, तो मोनोपोली सी चल रही थी। BSNL ही था तब और तो कोई था नहीं, गवर्नमेंट का ही था, बाकी के तो बाद में आए हैं। तो बहुत वेट करना पड़ता था। Due to restrictions on imports, some domestic product made no sincere effort to improve the quality. ये बात हो गई हमारी। जब इस तरह का था तो क्वालिटी को इम्प्रूव, कंपटीशन का तो भावना था ही नहीं ना, तो कंपटीशन नहीं था तो वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते थे, ओके, ऑफ देयर गुड्स। एंड इट फोर्स्ड इंडियन कंज्यूमर टू परचेज, और इंडियन कंज्यूमर को फोर्स किया जाता था आप यही परचेज करिए। Whatever are produced by them, जो भी उनसे प्रोड्यूस किया जाता वही हम खरीदने के लिए बाध्य हो गए थे, है ना। तो वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहे थे क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। तो द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। जो स्टैंडर्ड फॉरेन क्वालिटी का हो रहा था, प्रोडक्ट का हो रहा था, वो हम अचीव करने में फेल हो रहे थे। फिर है we failed to develop a strong export sector.
हम एक अच्छा एक्सपोर्ट सेक्टर भी सेट नहीं कर पाए। क्लियर? तो ये था इसका जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। अब क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? लास्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड का। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी? तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहला राइजिंग ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कंटिन्यू बढ़ रहा था हमारा, एक्सपोर्ट कम हो रहे थे और इंपोर्ट हमारे ज़्यादा थे। ठीक है ना? जो एक्सपोर्ट थे वो बहुत ही स्लो पिक कर रहे थे और इस वजह से हमारा डेफिसिट बढ़ रहा था। फिर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो डेफिसिट में चल रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज जो क्राइसिस होंगे ही, तो फॉरेन क्राइसिस की प्रॉब्लम आने लगी। तो राइजिंग ट्रेड डेफिसिट पोज्ड प्रॉब्लम ऑन द फॉरेन एक्सचेंज फ्रंट। ओके, हमारे सामने फॉरेन एक्सचेंज की समस्या को लाके खड़ा कर दिया गया। दिस प्रिवेंटेड अस एट टाइम फॉर इम्पोर्टिंग even essential good like wheat and eligible oil. This had adverse effect on economic growth. Okay, now third one is rising prices. India had to take the support of deficit financing during its planned development, which put a pressure on price level in India. High prices of Indian goods created a problem in facing competition in the world market. Okay, adverse balance of trade, एक केवल वही 72, 73, 76, 77 को छोड़ दूँ तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसा रहा है? अनफेवरेबल रहा है, उसमें हमेशा हमको डेफिसिट होता रहा है। ओके, नाउ राइजिंग डेब्ट बर्डन, ऑब्वियसली जब इस तरह से रोज़ घाटा होगा, डेफिसिट ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। तो बोरोइंग्स हमारी बढ़ गई थी। तो बोरोइंग्स बढ़ने के कारण अब्रॉड से जब बोरोइंग बढ़ी तो एज अ रिजल्ट अवर एक्सटर्नल इंडेप्टनेस कैप्ट ऑन इंक्रीज, हमारी जो ऋण का जाल है वो हम पर बढ़ने लगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एंड चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो कल ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।